एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज जो टॉपिक है वो रिलेट करेगी बीए एंड मास्टर्स डिग्री को, जो कि प्रोग्राम है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में बीए और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए है और ये सब्जेक्ट का नाम है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो अब ये एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी टॉपिक्स लेके आऊँगी इससे रिलेटेड। तो आज क्या क्या टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगी, एक एक करके मैं हर एक टॉपिक्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। तो पहले फर्स्ट है ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज, तो आज मैं इसी टॉपिक पे पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट है कार्डिनल वॉवल्स, और फिर थर्ड में है एनाफोरा, और फोर्थ में है द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ओके, सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। तो ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का निजात कैसे हुआ, आखिर लैंग्वेज बना कैसे। कभी इस चीज़ को सोचे हैं कि इंसान क्या सीख के आया था? जो स्टार्टिंग में जब बिल्कुल अर्ली एज में इंसान आया था इस पृथ्वी पर, तो क्या वो लैंग्वेज सीख के आया था? नहीं, वो लैंग्वेज सीख के नहीं आया था। उसने जो कुछ भी सीखा यहीं सीखा। तो कैसे सीखा आखिर वो लैंग्वेज, कैसे सीखा? बात करने का जो तरीका होता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे सीखा है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे क्या है इसका। किसी भी आंसर को लिखने से पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहिए कि आखिर इस टॉपिक में है क्या और इसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। नो वन नोज़ एग्जैक्टली हाउ लैंग्वेज ओरिजिनेटेड। किसी को भी नहीं पता, एकदम एग्जैक्ट होता है ना किसी चीज़ के बारे में पता, तो किसी को भी नहीं पता कि लैंग्वेज का ओरिजिनेट कैसे हुआ। इट इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन लैंग्वेज, और लैंग्वेज को डिफाइन करना भी ईजी नहीं है। मोस्ट कॉमन पीपल डिफाइन इट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ लोग इसे डिफाइन करते हैं कि ये एक बोलने का क्या होता है, एक तरीके को हम लोग मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इसका मतलब होता है कि जो हम लोग बात करते हैं ना एक दूसरे से, तो उस चीज़ को बोलते हैं। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द ह्यूमन स्पेसिस डेवलप्ड अ वोकल ट्रेट फ्लेक्सिबल इनफ टू मेक अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टिंग्विशेबल sounds and the ability to perceive difference among those sounds। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ बता रहा है कि जो ये लैंग्वेज है तो ये ओवर 1000 ईयर्स पहले की हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 1000 ईयर पहले ये लैंग्वेज का निजात हुआ होगा। ओके, तो अब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना वो डेवलप करता गया, उसका जो वोकल कोड है ना, वो वोकल ट्रैक्ट है वो डेवलप करता गया और वो फ्लेक्सिबल होता है। वो जो हम लोग का जो मुंह है ना, तो वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो किसी साउंड को अगर सुनता है, किसी चीज़ को अगर सुनता है, तो उस चीज़ को, और इमिटेशन तो है ही है, इमिटेशन तो हम लोग करते ही हैं, तो उस चीज़ को कॉपी करता है और फ्लेक्सिबल होता है ना, तो किसी कोई भी आवाज़ मुंह से निकल सकता है। तो इनफ होता है मेक अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टिंग्विशेबल साउंड्स एंड द एबिलिटी टू परसीव डिफरेंस अमंग दो साउंड्स, और उस चीज़ को परसीव भी कर सकता है। जितने भी अलग अलग तरह के साउंड है ना, तो उसको क्या कर सकता है, उसको सीख सकता है। तो इस टाइप का जो ह्यूमन नेचर था ना, तो डेवलपमेंट में उसके जो वोकल ट्रेड थे वो फ्लेक्सिबल थे, जो कि तरह तरह साउंड को सुन के उसी साउंड को अपने माउथ से उसी तरह का जो साउंड होता है ना, तो उसको रिलीज़ करते थे और फिर इसी तरह से लैंग्वेज को सीखे सबके बीच में। मतलब मान लीजिए उस समय के जो इंसान थे, तो वो फिर आपस में उस चीज़ को इमिटेट करते होंगे, आपस में डिलीवर्ड करते होंगे किसी भी भाषा को, है ना। भाषा क्या मतलब उस समय का जो भी आवाज़ होता होगा, तो इसी चीज़ को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो अब देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ है। अब देखेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। तो अब थ्योरी को देखेंगे जो कि लैंग्वेज के ओरिजिन के कारण है। द बोबो थ्योरी, तो बोबो थ्योरी के जो ओरिजिन किए थे वो कौन थे? रोसो थे, जॉन गॉफ्रेड
हर्डर। तो ये लोग क्या थे, ये थे बोबो थ्योरी को ओरिजिन किए थे, ठीक है। तो ह्यूमन स्पीच ओरिजिनेटेड इन मैन्स attempt to imitate the sounds of nature. Example, a dog might be called bow wow or a cow moo. ओके, तो अब जो इतने सारे जो मैंने अभी कहा कि ये सबको रिसर्चर भी बोल सकते हैं जो रिसर्च करते होंगे लैंग्वेज के ऊपर। तो इन लोगों ने कहा कि ह्यूमन का जो स्पीच है, जो बोलने का जो तरीका होता है, तो ये इमिटेट करके हुआ होगा। किस टाइप का इमिटेट, जैसे कि डॉग है, डॉग शायद डॉग बो बो बोलता होगा तो उसको सुने होंगे, काऊ मुँह करता होगा तो उसको सुने होंगे, तो ये सब को सुनते होंगे, फिर ये सब को कॉपी करते होंगे, फिर अपने से ऐसा आवाज़ निकालते होंगे। ओके, तो इस टाइप से साउंड प्रोड्यूस्ड होता होगा अर्ली एज में। ओके, उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ओनोमेटोपोइक थ्योरी। तो ओनोमेटोपोइक थ्योरी क्या होता है, दिस थ्योरी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्जर सब्जेक्ट ऑफ साउंड सिंबोलिज्म, ठीक है। ये एक लार्ज पार्ट है साउंड सिंबोलिज्म का, मतलब साउंड का जो एक निशानी होता है ना कि किस साउंड को सुन के कैसा इमिटेट किए होंगे। नेचर में कितने साउंड है ना, नेचर में कितने साउंड है, हम लोग सुबह से लेकर रात तक नेचर में ही बहुत साउंड सुनते हैं। तो वो साउंड क्या क्या हैं, फर्स्ट है कुक्कू, हिश साउंड है स्नेक का, गागल, विसल जो सीटी वगैरह पक्षी पशु पक्षी जो मतलब जो तोता होते हैं तो जो सीटी मारते हैं, विंड यानी हवा जो तेज़ हवा चलती है, वाटर जो पानी का जो आवाज़ होता है, बबल जो मतलब बबल जो फूटता है ना पानी में तो उस टाइप का, एक पत्थर मारेंगे तो एक आवाज़ होगा, है ना। फिर पर्टल, है ना, होपू, ठीक है, फिर पीवीट एक्सेट्रा। तो ये सारे जो आवाज़ है ना, तो ये क्या है, सिंबोलिज्म है, साउंड सिंबोलिज्म। तो ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो साउंड जो रिलीज मतलब होते हैं एनिमल से, तो उसको भी ऑब्जर्व किए होंगे ह्यूमन बीइंग। ओके, अब नेक्स्ट देंगे कौन सा है, नेक्स्ट है द टाटा थ्योरी। टाटा थ्योरी स्पीच केम फ्रॉम द use of tongue and mouth gestures to mimic manual gesture. Saying Tata is like waving goodbye with your tongue. Okay, तो अब ये वाला जो टाटा थ्योरी है ना, ये स्पीच ये कहाँ से होगा, ये टंग और माउथ से, ठीक है, जीभ और मुंह के जेस्चर से, जो कि मिमिक मैनुअल जेस्चर करते हैं और बोला जाता है टाटा। हम लोग मुंह से टाटा बोलते हैं और उसी को हैंड से वेव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि गुड बाय विथ योर टंग, हम लोग गुड बाय टंग से भी बोलते हैं क्योंकि टंग से ही आवाज़ प्रोड्यूस होता है, माउथ से, टंग से टाटा। ओके, तो इस टाइप का जो आवाज़ होता है तो ये हम लोग मिमिक करते हैं और हाथ से भी हिला के वेव करके हम लोग समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, गुड बाय है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट है ला ला थ्योरी। La La theory emerged from the sounds of inspired playfulness, love, poetic sensibility and song. Okay, तो ये जो लाला थ्योरी ना, ये emerged होता है, इंस्पायर्ड होता है साउंड से। वो प्लेफुलनेस है किस चीज़ से, लव से, पोएटिक सेंसिबिलिटी से और सॉन्ग से, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू हॉकेट, अब हॉकेट क्या बोलते हैं इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1958 में इन्होंने कहा था, लैंग्वेज इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल सिंगल पोजेसन ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज है ना, वो बिल्कुल वैल्यूएबल, एक वैल्यूएबल सिंगल पोजेसन है ह्यूमन का, ह्यूमन रेस का। पोजेसन यानी क्या होता है, जो अपना चीज़ होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होता है, अपना चीज़ होता है। हम लोग कोई अगर भाषा बोलते हैं तो वो हमारा अपना चीज़ होता है। तो वे ऑफ लैंग्वेज हमारा अपना होता है कि हम लोग किस तरह का भाषा बोल रहे हैं, या फिर मुंह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो पर्टिकुलरली या फिर इंडिविजुअल पर्सन जैसा निकालता है वो उसका अपना होता है। तो यही चीज़ बोला गया है कि जो यहाँ हम लोग देखें द लाला थ्योरी में, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ऐसा हो सकता है कि जो पोएटिक सेंसिबिलिटी हो, यानी जो फीलिंग्स होते हैं ना, तो फीलिंग्स को या फिर सॉन्ग्स को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू मतलब यूज़ किया जाता था।
ओके, अब देखेंगे कि कुछ डेफिनेशंस हैं इसके, है ना। कोई भी चीज़ बिना डेफिनेशन के अधूरा लगता है। अगर वो एमए और बीए के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़े तो अगर डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो चीज़ अधूरा होता है। तो डेफिनेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंस, है ना, टू लर्निंग। तो देख लेते हैं कि हॉल ने क्या बोला था। हॉल 1964 में उन्होंने कहा था, लैंग्वेज इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर बाई ह्यूमन्स communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory or arbitrary symbols। तो इसमें क्या है कि उन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है ना वो कम्युनिकेट करती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। और ऑडिटरी और ये जो सैम्बल, ओरल सैम्बल जो होता है ना, तो ओरल सैम्बल से क्या करती है, एक दूसरे से बात करती है, फिर कम्युनिकेट करती है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है। तो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो कि 1989 में इशू हुई थी। लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड्स। लैंग्वेज क्या है, साउंड सिस्टम है, वर्ड्स पैटर्न्स है, एक्सेट्रा, ठीक है। लैंग्वेज सिस्टम ऑफ साउंड है, जो साउंड हम लोग निकालते हैं ना वही लैंग्वेज है। वर्ड्स का पैटर्न है, कितने पैटर्न के वर्ड्स होते हैं। यूज्ड बाय ह्यूमन टू कम्युनिकेट थ्रू एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो थॉट्स एंड फीलिंग, तो उसको जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना वो यूज़ करते हैं अपने थॉट्स के लिए और फीलिंग्स के लिए। तो लैंग्वेज के थ्रू ही तो थॉट्स और फीलिंग हम लोग एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं ना। तो इसीलिए इस चीज़ का डेफिनेशन जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स है उन्होंने इस तरह से दिया है। अब नेक्स्ट देख लेंगे ब्राउन 1984, लैंग्वेज इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वर्सेटाइल टू ह्यूमन बींग्स फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग। अब ब्राउन क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज क्या है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वर्सेटाइल मीन्स होता है, सोफिस्टिकेटेड यानी कठोर चीज़ होता है, और वर्सेटाइल यानी होता है बहुमुखी। एक हार्ड, एक बहुमुखी ह्यूमन बींग्स के लिए है, क्या है, कम्युनिकेशन का मीनिंग। ओके, क्योंकि कम्युनिकेशन के मीनिंग को बहुत तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे ऑरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज का किस तरह से ऑरिजिन हुआ, आखिर वो क्या चीज़ें थी जिससे लैंग्वेज धीरे 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 इतना डेवलप हुआ और आज इतने तरह के लैंग्वेज, इतने तरह के भाषा हर जगह बोले जाते हैं। ओके, उसको समझा जाता है। तो देख लेते हैं क्या था द डिवाइन सोर्स थ्योरी। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिवाइन सोर्स थ्योरी क्या था। इन दिस ऑरिजिन God created Adam and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof Genesis, ठीक है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि ये जो इसका जो ऑरिजिन हुआ था डिवाइन सोर्स का, तो डिवाइन से ही पता चल रहा है कि इसमें गॉड, गॉडेस, ये सब जितने भी क्रिएटेड गॉड के द्वारा हुए थे। तो गॉड किसको क्रिएट किए थे, एडम को, और एडम के ही हम लोग क्या हैं, सब कोई जितने भी ह्यूमन बीइंग है ना वो एडम से ही हम लोग क्या हुए हैं, हम लोग जो क्रिएट हुए हैं एडम से ही। ओके, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, तो अब क्या है कि इसका सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन लैंग्वेज केम फ्रॉम गॉडेस सरस्वती। हम लोग के जो हिंदू ट्रेडिशन में बोला जाता है ना, ये जो लैंग्वेज आया था ना सबसे पहले गॉडेस सरस्वती से आया। क्यों, क्योंकि सरस्वती को क्या बोला जाता है कि वो विद्या की रानी है, ठीक है। विद्या, संगीत, ये सारे चीज़ें से सरस्वती को रिलेट किया जाता है। इन मोस्ट रिलीजियन देयर अपीयर्स टू बी अ डिवाइन सोर्स दैट प्रोवाइडेड ह्यूमन्स विथ language. Generally, every society has a divine story to tell about the origins of its language. अब क्या बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ जो रिलीजियन होते हैं ना वो अपेयर होते हैं डिवाइन से। डिवाइन यानी क्या होता है, दिव्य शक्ति। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स मिलता है ना ह्यूमन लैंग्वेज के जनरेट होने का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी बताता है किसी भी चीज़ के। तो वो स्टोरी क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन, एक के बाद एक, हर जनरेशन में वो डिलीवर्ड होता जाता है और फिर वो स्टोरी बन जाता है और फिर उस चीज़ को हम लोग मतलब जानते हैं या फिर सुनते हैं।
तो एवरी सोसाइटी हैज़ अ डिवाइन स्टोरी टू टेल अबाउट द ओरिजिन। हर एक सोसाइटी में अपना अपना स्टोरी है लैंग्वेज के ओरिजिन को बताने के लिए। वी ऑल्सो नोटिस दैट द अल्फ़ाबेटिकल symbols or ideographs used in writings are often associated with divine images. ओके तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग नोटिस किए हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल जो सिम्बल्स होते हैं, जो आइडियोग्राफिक होते हैं, उसका यूज़ किए जाते हैं राइटिंग्स में, और उसको अक्सर जो एसोसिएटेड डिवाइन होते हैं ना उसकी इमेज बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति बना दिए, फिर दीवारों में पहले बहुत पहले जो इमारतें होती थी तो उसमें तरह तरह के देवी देवताओं के मूर्ति बनाए जाते थे, या फिर अल्फ़ाबेटिकल कुछ चीज़ें सिम्बलाइज किए जाते थे। तो ये सब क्या है, ये सब राइटिंग जो होते थे तो ये एसोसिएटेड करते थे किस चीज़ को, डिवाइन इमेज को, जो एक दिव्य इमेज होता है ना इंसान के मन में जो बातें आती थी उस समय, तो वो सब इस तरीके से एक दूसरे से क्या करते थे, एक दूसरे को पास करते थे। किस तरह, जैसे चित्र बना दिए, कुछ चीज़ समझा दिए, तो इसी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे द नेचर साउंड सोर्स थ्योरी। इसमें क्या है, अनदर व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल साउंड्स. The theory suggests that first words were imitation of the natural sounds which early man and women heard around them. The fact that all language have some words which seem to echo naturally occurring sounds could have led to this theory. Cuckoo, bang, buzz, hiss, bow, wow, etc. are some examples from English. In fact, this type of view has been called the bow-wow theory of the origin of language. Okay, तो अब इसमें क्या है कि इसमें बता रहा है कि जो नेचुरल साउंड होते हैं ना, जैसे नेचुरल साउंड जो हम लोग को नेचर से मिलते हैं, तो वो साउंड को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको इमिटेट कर लेते हैं, उसकी नकल कर लेते हैं, वो सब नेचुरल साउंड होते हैं। जैसे कुकू करना, बैंग करना, बज करना, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ है, ठीक है। तो उनको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके उसी तरीके का लैंग्वेज हम लोग अपने माउथ से, टंग से निकालने का कोशिश करते हैं। तो इसी से ही लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ है। ओके, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जितने भी थे तो वो तरह तरह के आवाज़ें निकालते होंगे, तो वो ह्यूमन बीइंग उन आवाज़ों को सुनते होंगे और फिर आपस में उसी तरीके का मुंह से आवाज़ निकालते होंगे। तो धीरे धीरे मुंह से आवाज़ निकलते निकलते फिर ये हुआ होगा कि फिर धीरे धीरे साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा। एक दूसरे को पहचानते होंगे कि भाई हम लोग इस चीज़ को ये बोलेंगे, उस चीज़ को वो बोलेंगे, तो आपस में ये चीज़ हुआ होगा, धीरे धीरे पहचान हुआ होगा चीज़ों को, और जिस चीज़ को जो नाम से पुकारना है तो उस चीज़ से पहचानते होंगे एक दूसरे को कि ये फल है ना, ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा बर्ड है, तो आपस में इस तरीके से पहचान किए होंगे, इसी टाइप का हुआ होगा। ओके, अब है थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है द फूफू थ्योरी। तो फूफू थ्योरी मेलर के द्वारा दी गई है। तो डार्विन सेड, और ये डार्विन कहते हैं इस बारे में, 1871 इन हिज डिसेंट ऑफ मैन दैट लाइक मैन हिमसेल्फ हिज लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम अ मोर प्रिमिटिव फॉर्म, प्रोबेबली फ्रॉम एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। ठीक है, अब जो डार्विन है वो बताते हैं कि जो मैन है ना, इन्होंने जो प्रिमिटिव क्या होता है, जो प्राइमरी स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा कि ओरल में ही ये सारे चीज़ों को सीखे होंगे अपने आप में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुआ, फिर मोर प्रिमिटिव हुआ, फॉर्म इसका डेवलप हुआ, और फिर ये एक्सप्रेशन में आया, इमोशंस में आया, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, अ फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट इज़ accompanied by the action of puffing of air out through the nostril or the mouth, and this action makes sounds like foo or fish. This critics of Darwin's theory scornfully named it the foo-foo theory.
अब इसमें बताया जा रहा है कि पहले ऐसा हुआ होगा जैसे हवा से टकरा के जो मुंह से साउंड और जो नाक से जो मुंह और नाक से इस टाइप के कुछ अलग टाइप के साउंड निकलते होंगे, जैसे फू है, फिस है, तो इस टाइप के जो साउंड निकलते हैं, तो इसी को नाम दिया है डार्विन ने फू फू थ्योरी। ठीक है, तो ऐसा भी साउंड निकला होगा उस समय, तो उन्होंने इस चीज़ का नाम दिया है लैंग्वेज के ओरिजिन में। अब नेक्स्ट देख लेंगे कौन सा थ्योरी है। नेक्स्ट है द डिंग डोंग थ्योरी। तो ये मुलर के द्वारा दी गई थ्योरी है। मुलर proposed the ding dong theory of the origin of language. According to this theory, there was a mystic relationship between sound and meaning. ये जो मिलर के द्वारा जो डिंग डोंग थ्योरी है ना, तो वो थ्रू मिलर दिया गया है इस थ्योरी को। इसका ओरिजिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हुआ। तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो रिलेशनशिप होता था, मैस्टिक रिलेशन बिटवीन साउंड एंड मीनिंग, मतलब जो साउंड बोलते थे उसका क्या मतलब होता था, उसके बीच में रिलेशनशिप होने लगा कि उसको मतलब को समझने में, एक दूसरे के जो बोला जाता था, जो साउंड प्रोड्यूस किया जाता था माउथ से, तो उस चीज़ को दूसरा समझे। तो इसी रिलेशनशिप जो बीच में था ना, तो इसी को क्या बोला था, डिंग डोंग थ्योरी। तो देयर वॉज एन इंस्टिंक्ट इन द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग बाय विच एवरी इम्प्रेशंस from without received a vocal expression from within। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग जो एवरी इम्प्रेशन होता था ना उन लोग का, तो वो किसी वोकल एक्सप्रेशन से नहीं होता था, वो सिर्फ ओरल जो भी मुंह से निकलता था ना उस टाइप से ही जो एक्सप्रेशन होता था, तो वो जस्ट उसी टाइप से समझा जाता। जैसे जस्ट एज ए पर्टिकुलर साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज स्ट्रक बाय अ सॉलिड बॉडी। जैसे एक जो पर्टिकुलर साउंड मतलब प्रोड्यूस होता है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रक होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स से, बॉडी से, तो सिमिलरली क्या होता है, सॉलिड, मान लीजिए कोई भी सॉलिड चीज़ है, अब उसको अगर कोई किसी चीज़ से दे मारे तो आवाज़ होगा ना, स्ट्रक होगा, आवाज़ होगा। तो सिमिलरली उसी तरह ह्यूमन बीइंग के भी माइंड में पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जिस भी चीज़ का पड़ता है, जैसे कहीं चोट लग गया तो क्या आवाज़ निकलेगा, आ, बहुत खुश है तो ज़ोर ज़ोर से हंसेंगे तो वैसा आवाज़ निकलेगा। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है मेड अपॉन इट। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है ना ह्यूमन के बॉडी में कि किस तरह का साउंड निकलेगा, जैसा ह्यूमन क्या करेगा, फील करेगा। अब ये लास्ट थ्योरी है जेस्चर थ्योरी, उसके बाद कंक्लूजन देख लेंगे, कंक्लूजन क्या है इसका। तो जेस्चर थ्योरी में क्या है, द जेस्चरल थ्योरी स्टेट्स दैट डेवलप्ड ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम जेस्चर्स। ये जो जेस्चर थ्योरी है ना, ये ह्यूमन के लैंग्वेज से डेवलप हुआ है जेस्चर से। जेस्चर मतलब क्या होता है, इशारा। दिस थ्योरी एट्रीब्यूटेड वेलम वॉन्ट represent early method of communication that is signs and gesture by the hands। ठीक है, तो ये विलियम वॉन्ट जो हैं वो रिप्रेजेंट किए थे अर्ली मेथड, इसके अर्ली मेथड को, कम्युनिकेशन को, कि ये जो साइन होता है ना ये हाथ से होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कहाँ से, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every gesture was accompanied by corresponding movement of the tongue, lips, the hand gesture replaced by the tongue gesture or speech sign language being spoke language। ओके, तो अब इसमें क्या बता रहा है कि इस थ्योरी के अंतर्गत क्या होता है ना कि क्रॉसपॉन्डिंग मूवमेंट होता है। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे टंग है, लिप्स है, ठीक है, फिर हैंड जेस्चर है। तो मुंह से कोई अगर आवाज़ निकाला, मुंह से वो आवाज़ कैसे निकलेगा, टंग और जीभ जब टकराता है तब मुंह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और जो एयर पास होता है ना उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उस फिर हैंड जेस्चर भी है, ठीक है, तो हैंड जेस्चर से रिप्लेस होता है जो टंग जेस्चर है, जो स्पीच साइन करता है। कुछ बोलते हैं हम लोग तो हाथों से भी उसके जो इशारे होते हैं बोलते समय, तो ये सारे चीज़ क्या करते हैं, स्पोक लैंग्वेज को स्पोक करते हैं, मतलब भाषा में बदलते हैं, और वो चीज़ क्या आता है हम लोग के मुंह से बाहर आता है, वही क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ओके, तो अब देखेंगे कंक्लूजन क्या है इसका, क्योंकि हर एक
जब भी कोई एग्ज़ाम लिखोगे, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या एमए हो, कोशिश ये करना चाहिए कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए, फिर जो भी पूछा उसके बॉडी को पूरा लिखना चाहिए, उसके बाद कंक्लूजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लिखना ही चाहिए। ओके, ये अगर नहीं लिखोगे तो आंसर अधूरा सा लगता है। तो देखते हैं क्या है कंक्लूजन इसका। हैंस द लैंग्वेज मस्ट हैव इवॉल्व बिकॉज ह्यूमन्स नीडेड इट फॉर सम पर्पजेस। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो लैंग्वेज है ना वो इवॉल्व्ड हुआ है क्योंकि जो ह्यूमंस था ना उसको ज़रूरत था कि इस लैंग्वेज का निजात करने का, टू कन्वे इमोशंस एंड फीलिंग, कि एक दूसरे को अपने जो इमोशंस और जो फीलिंग है ना वो पास कर पाए, ठीक है, कन्वे कर पाए, टू मेंटेन सोशल कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रेंडली लेवल, और सोशल कॉन्टैक्ट को भी मेंटेन करना था, फ्रेंडली लेवल को भी मेंटेन करना था, फॉर एस्थेटिक रीजन्स लाइक पोइट्री टू रिलीव नर्व्स टेंशन। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो पोइट्री है ना वो नर्व्स और टेंशन को क्या करता है, रिलीव करता है। अगर आप कोई दिन बहुत सैड हैं तो अगर आप कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, है ना, उसके बाद अगर आप कोई पोइट्री पढ़ लेते हैं, कोई स्टोरी पढ़ लेते हैं और उसको समझ जाते हैं उसके लैंग्वेज को, तो बहुत ही रिलीफ फील होता है। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ कन्वे करने के लिए, क्यों, क्योंकि इमोशंस और फीलिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए ह्यूमन बीइंग को नीड था, क्या था, बिल्कुल ज़रूरत था कि वो लैंग्वेज का क्या करे, डेवलप करे लैंग्वेज को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी नोट्स और मेरा पढ़ाने का जो तरीका वो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एमए के और बीए के सिलेबस के थ्रू मैं पढ़ाऊँगी और एक एक टॉपिक को मैं पूरे डिटेल्स में बताऊँगी विथ नोट। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।